हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। आज हम एक नए एक्ट के साथ आए हैं जिसका नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, जो कि आरजेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेएस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 27 जुलाई एंड ये एक ऐसा माइनर एक्ट है जिसमें सिर्फ 10 सेक्शन है, ओनली 10 नंबर ऑफ सेक्शंस, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितना छोटा एक्ट उतना ज्यादा जहरीला। 10 सेक्शंस है इस एक्ट में, स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरजेएस एग्जाम। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो एक्ट को शुरू करने से पहले we know that women are the most vulnerable bodies of our society and they are subject to more and more crimes on day-to-day basis. Keeping in view this aspect, many number of laws have been introduced in our country, such as Dowry Prohibition Act, protection of women from sexual harassment at workplace, protection of women from your domestic violence. So likewise, वुमेन के रेस्पेक्ट में जितने भी लॉज बनाए गए हैं उसमें से एक ये है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। whenever any person indecently represents any woman, he shall be punishable under this act. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता क्या है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है वो जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है इस एक्ट के बारे में, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि ये एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है, कब एनैक्टमेंट हुआ था, कब एनफोर्समेंट में आया था, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट इज एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला था इस एक्ट को, यानी कि इनैक्टमेंट इसका हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। ये एनफोर्समेंट में आया था कब? 10 महीने बाद, दैट इज 2 अक्टूबर 1987। ये एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986 है। इसका एनैक्टमेंट हुआ था 23 दिसंबर 1986 को। इसका एनफोर्समेंट हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि इस एक्ट का एनैक्टमेंट कब हुआ था, इस एक्ट का या फिर एनफोर्समेंट कब हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप चाहे ये एक्ट पढ़ो कि आप बीएनएस पढ़ो, बीएनएसएस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, that act's enactment date and enforcement date must be known to you. So, जैसे कि हर एक एक्ट, हर एक लॉ में पहला 2 सेक्शन, मैक्सिमम लॉज में, मैक्सिमम एक्ट्स में पहला 2 सेक्शन शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट होता है। उसी की तरह इसमें भी पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट है, दूसरा सेक्शन डेफिनेशंस के बारे में डील करता है। अब जाहिर सी बात है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट का मैक्सिमम पार्ट हमने इसी में ही जान लिया। शॉर्ट टाइटल एक्ट का क्या होगा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बन चुका है, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। थर्ड सबसेक्शन में दिया गया है सेक्शन 1 का, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 2 अक्टूबर 1987। अब अगर हम डेफिनेशन के पार्ट में आए इस एक्ट में, हाँ, डेफिनेशन को जानने से पहले हर एक एक्ट का एक प्रियम्बल होता है। वी नो द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जैसे कि डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड, ये सब इंटरनल एड्स है। सिमिलरली इस एक्ट का प्रियम्बल भी उसका एक इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? दिस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1966 was enacted with the view to prevent
indecent representation of women by way of advertisement, your publications, or any other means by which a woman can be indecently represented. एक woman को indecent representation जिस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि advertisement से, publication से, writing से, painting से, या फिर किसी और figure या फिर representation से, उसको prohibit किया गया है इस act के अंदर. धीरे धीरे जानेंगे कि इसका preamble जो कहता है to prohibit any advertisement or any publication or etc. or any other document which consist of indecent representation of women in any form, वो कैसे कैसे किया जा सकता है. What are the modes by which a woman can be indecently represented? Section 2 में definitions दिया गया है 6 ठो. Amongst those 6 definitions, the first 5 definitions are very important. Clause A में define किया गया है advertisement, clause B में define किया गया है distribution, क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वेरी इंपोर्टेंट. क्लॉज डी में डिफाइन किया गया है लेबल, क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है पैकेजिंग, क्लॉज एफ में डिफाइन किया गया है आपका प्रेस्क्राइब. दिस इज नॉट दैट मच इंपोर्टेंट, बट ये जो 5 है ये बहुत इंपोर्टेंट है. आपके एक्ट का ये 5 डेफिनेशंस, ये 5 डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहीं पर एसेंशियल कंडीशंस लिख दिया गया है कि जिस तरीके से एक वुमन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन डिफाइन किया गया है क्लॉज सी में सेक्शन 2 का. अब किस तरीके से उसको इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, या फिर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2, या फिर बाय वे ऑफ लेबल नंबर 3, या फिर बाय वे ऑफ पैकेजिंग नंबर 4. एडवर्टाइजमेंट में आपका और एक चीज भी इंक्लूड हो जाता है, दैट इज पब्लिकेशन. पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करते हैं उसमें सब आ जाएगा. धीरे धीरे जानते हैं अब ये डेफिनेशंस में क्या बोला गया है. पहला डेफिनेशन जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है सेक्शन 2 में, एडवर्टाइजमेंट मींस एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ साउंड, लाइट, एयर, स्मोक और गैस. आप कोई भी नोटिस लिखते हो, कुछ भी पब्लिश करते हो, कोई सर्कुलर बनाते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो, आप उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं लिख सकते या फिर कोई भी ऐसा चीज उसमें नहीं होना चाहिए दैट रिप्रेजेंट्स एनी वुमन इनडिसेंटली, इन इनडिसेंट मैनर. यू कैन नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग which indecently represents any woman. First definition is advertisement, which says advertisement means and includes any notice, circular, wrapper, any other document or any other visible representation by the means of sound, light, smoke or gas. Right? एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को कोई चीज देना. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो बाय वे ऑफ टेकिंग कॉस्ट हो सकता है या फिर बाय विदाउट टेकिंग कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है. किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं? किसी का सैंपल हो जाए, कोई बुक हो जाए, कोई नॉवेल हो जाए, कुछ भी ऐसा चीज हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चीज जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग व्हिच इंडिसेंटली रिप्रेजेंट्स एनी वुमन. सो डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सैंपल, ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और अदरवाइज. फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर उसका पैसा लेकर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग व्हिच इंडिसेंटली रिप्रेजेंट्स अ वुमन. And if it does so, then you will be punishable under this act. ये पहला एडवर्टाइजमेंट गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन गया, तीसरा क्या आया यहाँ पर?
इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो कि क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है. व्हाट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स the depiction, any act by which you are depicting the figure or any other body part of a woman which is in derogation or which is denigrating the feelings of that woman, or which is likely to deprave, affect or injure the public morality or public morals. आपके किसी एक्ट के वजह से, जो एक्ट से आप किसी वुमेन के बॉडी के फिगर को या फिर किसी वुमेन के अलग बॉडी पार्ट को आप डिपिक्ट कर रहे हो कि ऐसी है वैसी है, दैट अफेक्ट्स हर फीलिंग्स, which is in derogation, which is denigrating to the feelings of that woman, which is affecting the feelings of that woman, as well as it is likely to deprave, affect or injure the public morality, the morals of the society, then that act is said to be indecent representation of woman, and you are committing a crime under this act. Accordingly, you will be punishable for that. Very important definition is indecent representation of woman, which means the depiction of the figure or any other body part of a woman which is in derogation or denigrating to any woman, or which is likely to affect the morals of the society or public morality. चौथा डेफिनेशन जो है वो है लेबल. लेबल यानी कि लेबल से हमें पता चलता है कि कहां पर अगर आप कुछ मार्क कर रहे हो, कोई स्टैंप लगा रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो, दीज आर ऑल लेबल्स. लेबल, अब कहीं पे कुछ कोई चीज मार्क किया जा रहा है, किसी बॉक्स में, किसी कंटेनर में आप कोई चीज मार्क लगा रहे हो ताकि पता चले कि ये कंटेनर या फिर बॉक्स क्या चीज कंसिस्ट कर रहा है. कुछ लिख रहे हो आप यहाँ पर उस बॉक्स में या फिर कंटेनर में, उस कोई पैकेजिंग में आप कुछ लिख रहे हो, कोई पैकेजिंग में आप कुछ स्टैंप लगाए हुए हो जिससे पता चल रहा है कि ये कहाँ से आया हुआ है या फिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, या फिर कहीं किसी का सिग्नेचर है. कोई भी चीज अगर कोई पैकेजिंग में आपने एफिक्स किया हुआ है, और वो जो एफिक्स आपने किया हुआ है, वो जो राइटिंग आपने वहां पर बॉक्स में, वो पैकेजिंग में आपने लिखा हुआ है या फिर स्टैंप लगाया हुआ है या फिर वो जो मार्क है, if that consists of anything which is indecently representing any woman, that is also a crime under this act. You cannot affix any mark, any symbol, any sign, any other writing, any other stamp in any packaging which consists of indecent representation of woman in any form. Clear? यही जो लेबल के बारे में हम बात कर रहे थे, लेबल किसी अगर पैकेजिंग में किया जाए तो वो क्राइम हो रहा है. पैकेजिंग में किया जा रहा है. नेक्स्ट डेफिनेशन आपका पैकेज दिया हुआ है. पैकेज मतलब 3 चीजें पैकेज में यहां पर इंक्लूडेड है, दैट इज बॉक्स या फिर कोई कंटेनर और टिन. ये 3 चीजें पैकेजिंग में इंक्लूडेड है, या फिर एनी अदर लाइक थिंग जिसमें कोई चीज रखा जा सके, जिसको बंद किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुरियर हो या फिर कुछ भी. किसी बॉक्स में आप कोई चीज रख रहे हो, कंटेनर में कोई चीज रखे हो, टिन में कोई चीज रखे हो, जिस बॉक्स या फिर कंटेनर या फिर टिन में आप कोई लेबल लगा रहे हो, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा चीज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन हो रहा है, दैट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. ये था हमारा डेफिनेशंस के बारे में. सेक्शन 2 में 6 टर्म्स डिफाइन किए गए हैं. एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, लेबल, पैकेजिंग, प्रेस्क्राइब्ड. हमने इस एक्ट का टाइटल, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड क्या है हमने जान लिया. इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता है हमने जाना. ये एक्ट कब एनैक्टमेंट हुआ था, कब एनफोर्समेंट में आया था, हमने ये जाना. नेक्स्ट चीज जो जानना हमें ये है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच डील्स विद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन, दैट इज हमने जो ये डेफिनेशन में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, यही एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया जा रहा है सेक्शन 3 में.
सेक्शन 3 एक बार एक मिनट हम इसको मिटा देते हैं, अच्छे से वापस से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, राइट। हमने सेक्शन 2 के क्लॉज ए में जाना, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, राइट। यही एडवर्टाइजमेंट जो कि कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कंसिस्ट करता है, जिससे कोई एडवर्टाइजमेंट कोई वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 का हेडिंग क्या बनेगा? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि इंडिसेंटली कोई वुमन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। आप वो नहीं कर सकते। अगर आप करते हो, यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, सेक्शन 6 में आएंगे, उसके बाद वहां पर हम लोग पनिशमेंट जानेंगे कि अगर कोई भी वुमन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट करता है, व्हाट शैल बी द पनिशमेंट फॉर दैट। Any person who publishes, caused to be published, participates in the exhibition or the publication of any document or anything which consists of any indecent representation of women is prohibited under section 3. That person cannot do so. A person shall not publish, cause to be published, participate in the shall not participate in the publication or exhibition of anything which consists of indecent representation of women in any form. ये कहता है सेक्शन 3। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद जो आएंगे हम लोग, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेक्शन 3 के साथ रिलेशन है सेक्शन 4 का। सेक्शन 3 जहां पर प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता है, section 4 on the other hand talks about prohibition of publication या फिर by sending through posts etc. which consists of indecent representation of women. सेक्शन 3 में हमने जाना प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेक्शन 4 में बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और बाय सेंडिंग थ्रू एनी पोस्ट एक्सेट्रा एनीथिंग व्हिच कंसिस्ट ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में। यानी कि जैसे कि सेक्शन 3 के अंडर कोई भी आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जिससे कि आप कोई वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली सेक्शन 4 के अंडर आप कोई भी ऐसा पब्लिकेशन भी नहीं कर सकते या फिर किसी को बाय पोस्ट आप किसी को ऐसा चीज सेंड नहीं कर सकते दैट इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग एनी वुमन। यू कैन नॉट बाय द वे ऑफ एनी राइटिंग, एनी पब्लिकेशन, एनी पिक्चर, पेंटिंग, ड्रॉइंग, any figure representation or in any other manner you cannot send by any post, letter or any other means which consist of any indecent representation of women in any form. आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो, पिक्चर हो, ड्राइंग हो, कोई फिल्म हो, कोई स्लाइड रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, anything it is, you cannot do anything which indecently represents any woman. However, there are certain exceptions under section 4. सेक्शन 4 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिया गया है। एक्सेप्शंस, there are certain exceptions under section 4 in which case if anything is consisting of indecently representing any woman in any form that will not be prohibited. है कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि if anything which is engraved, painted, sculptured,
किसी चीज में एंग्रेव किया गया है, पेंट किया गया है, स्कल्पचर किया गया है, कहीं पे आपने कुछ लिखा हुआ है जो कि नॉलेजेबल पर्पस के लिए है, नॉलेज पर्पस के लिए है। एनीथिंग which consists of an indecent representation of women in any form, but it is for knowledgeable purpose, it is for the purpose of science, literature, art or any other knowledgeable purpose. Knowledgeable purpose यानी science, literature, art. इसके लिए अगर आप ऐसा कोई चीज पब्लिश किए हो, कुछ लिखे हो, कुछ पेंटिंग बनाए हो, that will not amount to indecent representation of women. This is first exception. अब यहां पर आप बोलोगे कि सिर्फ यही एक ही एक्सेप्शन ऐसा हो गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नॉलेज पर्पस के लिए बायोलॉजी बुक्स में, स्कूल के बच्चों के बायोलॉजी बुक्स में वुमेन के फिगर्स वहां पर दिखाए जाते हैं, so that it can be imparted for knowledge purpose. So here that is not amounting to indecent representation of women. So anything which is indecently representing any woman, but that is for the purpose of knowledge, that is it can be represented through science, literature or art, then that is not an offense under this act. Second thing is, if anything which is engraved, painted, sculptured on any temple, मंदिर में अगर आपने ऐसा कुछ देखा जहां पर कोई चीज, कोई एंग्रेव्ड किया गया चीज, कोई वुमन का फिगर किसी भी वुमन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। टेंपल में एंग्रेव्ड किया हुआ चीज, जिस कार के थ्रू, मतलब चैरियट्स, आइडल्स को कन्वे किया जाता है, द कार थ्रू विच आइडल्स आर कन्वेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, or for any other religious purpose, then also it is not amounting to any offense under this act. कोई ऐसा चीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन में बनाया गया है, एंग्रेव किया गया है, जो चैरियट्स होता है, व्हील्स में कोई कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, गाड़ी के व्हील्स में, कार के बॉडी पार्ट में ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एनी वुमन इंडिसेंटली, that will not amount to offense. This is another exception. First exception was, if anything which consists of indecent representation of woman, but it is used for knowledgeable purpose, like for science, literature or art, it is not an offense. Second exception, when anything is engraved, painted or sculptured on any temple or on any car which is used for the convenience of the idols or for religious purpose, it is not an offense. Clear? Similarly, if anything which is engraved, painted or sculptured on any ancient monument, पुराना जो भी monuments है, ancient monument मतलब बहुत पुराना, that comes under your ancient monument and archaeological sites and remains act. एक act है जिसको बोला जाता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। उस एक्ट के अंडर अगर ऐसा कोई मॉन्यूमेंट एस्टैब्लिश किया गया है and in that monument anything is engraved, sculptured or painted which indecently represents a woman, that will not be an offense. This is another exception. So these are certain exceptions to section 4, in which case a person, even if has represented any woman indecently in any form, which can be used for any knowledgeable purpose, which is engraved, sculptured or painted on any temple or any other car which is used for the conveyance of idols or for religious purposes, or which is engraved, sculptured or painted on any ancient monument coming under the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, it will not be an offense. These are the exceptions to section 4. section 3, section 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। यहां पर हमारा सेक्शन 3 और 4 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 3, 4 कंप्लीटेड। किसी का कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन 5, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमने जाना कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में प्रोहिबिशन है कि कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर पब्लिकेशन नहीं कर सकता दैट इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग एनी वुमन एक्सेप्ट अंडर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4, राइट? व्हाट इफ एनी पर्सन डज सो? व्हाट इफ अ पर्सन इंडिसेंटली रिप्रेजेंट्स अ वुमन थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन? और व्हाट इफ अ पर्सन इज गोइंग टू डू सो? In that case, a power has been given under section 5 to gazetted officers. Gazetted officers यानी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, आईएएस, या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं. दोज आर गैजेटेड ऑफिसर्स जिनका अपॉइंटमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिश किया जाता है. दोज ऑफिसर्स आर कंसिडर्ड एज गैजेटेड ऑफिसर्स. स्टेट गवर्नमेंट अगर गैजेटेड ऑफिसर्स को परमिशन दे, यहां पर गैजेटेड ऑफिसर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा सेक्शन 5 के अंडर. ये गैजेटेड ऑफिसर्स चाहे तो सेक्शन 5 के अंडर कोई भी प्रीमाइसेस में, कोई भी प्रॉपर्टी में एंटर करके सर्च कर सकते हैं. सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का एक प्रोविजन है. कौन से सेक्शन में है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. हमें तो भाई याद नहीं आ रहा है, हम अनपढ़ हैं. सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का एक चैप्टर है जहां पर ऑफिशियल्स को सर्च करने का पावर होता है. अगर कोई भी ऐसा चीज जो कि ऑफेंसिव लगता है, जो कि which is anything offensive or any proclaimed thing is there which is required to be searched and seized, then that chapter deals with such thing. यहां पर भी सेक्शन 5 के अंडर गैजेटेड ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे रखा है कि अगर कोई भी पर्सन उसके पोजीशन में ऐसा कोई भी चीज रखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट रखा है, कोई भी राइटिंग या फिर कुछ भी ऐसा चीज रखा है which is indecently representing a woman, then that gazetted officer can enter into the premises of that person and accordingly search for that thing which is consisting of indecent representation of woman. एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सर्च करेंगे. जाहिर सी बात है अगर सर्च करने पर वो चीज मिल जाता है which is consisting of indecent representation of woman, then that gazetted officer will seize such article which is consisting of indecent representation of woman. वो सीज करेंगे उसके बाद उस आर्टिकल को. लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी उनको मिलता है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी अगर गैजेटेड ऑफिसर को मिलता है जिस डॉक्यूमेंट में कोई एंट्री किया गया है या फिर कोई रजिस्टर है जिसमें कोई एंट्री किया गया है रिलेटिंग टू एनीथिंग व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जहां पर हम उस डॉक्यूमेंट और या फिर रजिस्टर को एविडेंस के पर्पस के लिए कोर्ट में यूज कर सकते हैं कि यहां पर डॉक्यूमेंट है जहां पर मेंशन किया गया है रिलेटिंग टू दैट आर्टिकल व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. यहां पर एक रजिस्टर है जिसमें एंट्री किया गया है जहां पर प्योरली लिखा गया है कि इसका कंटेंट्स क्या है. We can see the contents in the register or the document which can be used for the purpose of evidence, production of evidence in the court of law. In that case, हम उस document या फिर register को भी seize कर सकते हैं for producing it as evidence in the court. अगर कोई ऐसा चीज है जिसको हम seize करना चाहते हैं which is particularly representing indecently any woman, और वो चीज को हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, देन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सीज कर दिया जाएगा. एंड इफ वी आर एबल टू सेपरेट दैट थिंग, बोल रहा हूं गैजेटेड ऑफिसर इज एबल टू सेपरेट दैट थिंग विच इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग एनी वुमेन, तो वो उसको सेपरेट कर सकते हैं. ऐसे सेपरेट करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट का बाकी जितना पार्ट है उसका वैल्यू नहीं डिक्रीज होगा, उसका मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा. विदाउट अफेक्टिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, द गैजेटेड ऑफिसर कैन सेपरेट दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग which is indecently representing any woman. And if it is not possible to separate that thing, then the whole document or the register can be seized at once. Clear? या फिर किसी का डाउट है? एक और चीज जो सेक्शन 5 में लिखा गया है लास्ट सबसेक्शन में या फिर प्रोवाइजो में, आई डोंट रिमेंबर, गैजेटेड ऑफिसर अगर कोई प्राइवेट प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं,
किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी के एंटर करते हैं सर्च के लिए, तो बिना वारंट के वो नहीं जा सकते। बिना वारंट के प्राइवेट प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं मिलेगा। यू नीड अ सर्च वारंट फॉर दैट which has been given under section 94 of CRPC। BNSS का कौन सा सेक्शन हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। 92 हुआ होगा BNSS का, आई गेस। सो आप लोग फिर से अच्छे से देखकर बताना। प्राइवेट प्रीमाइसेस में अगर घुसकर सर्च करना पड़े सेक्शन 5 के अंडर, देन इन दैट केस दैट गैजेटेड ऑफिसर रिक्वायर्स अ वारंट, सर्च वारंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्च वारंट, the gazetted officer can go to such private premises and search for the particular thing which is required to be seized, which is consisting of indecent representation of women। सबको समझ में आया सेक्शन 5 में क्या बोल रहा है? सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट एंटर एंड सर्च के बारे में। कौन एंटर करेगा, कौन सर्च करेगा? ना गैजेटेड ऑफिसर एंटर करेगा, सर्च करेगा। वो गैजेटेड ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। वो गैजेटेड ऑफिसर एंटर करने के बाद उस प्रीमाइसेस में सर्च कर सकते हैं रिलेटिंग टू एनीथिंग व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एंड अकॉर्डिंगली उसको सीज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई चीज है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है कोई डॉक्यूमेंट से या फिर कोई रजिस्टर से, या फिर जो कंसिस्ट कर रहा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो फिर पूरा का पूरा सीज किया जाएगा। अगर ऐसा कोई चीज है जिसको सेपरेट किया जा सकता है, सिर्फ एक पार्ट जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कंसिस्ट कर रहा है, देन दैट पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट एंड इट कैन बी सीज्ड। Without seizing the whole document, only that part can be seized. If there is any document, any register which is consisting of the contents of the particular thing which is consisting of indecent representation of women, that contents can also be seized for the purpose of presenting it as evidence in the court, right? ये था सेक्शन 5 के बारे में। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रीमाइसेस में एंटर करके सर्च करना चाहते हो, यानी कि जो गैजेटेड ऑफिसर सर्च करना चाहता है, विदाउट वारंट इट कैन नॉट बी डन according to the provisions of section 94 of CRPC, which has now become 92 of BNSS, right? This was all about section 5। किसी का अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब the most important thing, the very foremost important thing is section 6। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है पेनल्टी के बारे में, यानी कि पनिशमेंट के बारे में। If any person violates the provisions of section 3 and 4 of this act, यानी कि कोई पर्सन कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या फिर कोई ऐसा पब्लिकेशन कर रहा है which is consisting of indecent representation of women in any form, that person shall be punished under section 6 of this act। What shall be punishment for that person? अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, If that person is first time offender, पहली बार उसने ये ऑफेंस किया इस एक्ट के अंदर, उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है? 2 years imprisonment में एक्सटेंड टू कितना? 2 year imprisonment हो सकता है उसको, एंड 2000 रुपीज तक का फाइन भी हो सकता है उसको। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। कोई अगर पहली बार के लिए ऑफेंस कर रहा है इस एक्ट के अंदर, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा? which may imprisonment which may extend to 2 years and fine which may extend to 2000 rupees। लेकिन if that person is a subsequent offender, second time offender, offense किया है उसने second time अगर उसने offense किया हुआ है इसी एक्ट के अंदर, पहली बार जो किया उसको चलते बनो कि हाँ पहली बार हो गया, उससे थोड़ा कम पनिशमेंट दे देंगे। कितना देंगे? 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, या फिर 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। में एक्सटेंड 2000 तक का फाइन लग सकता है। में एक्सटेंड मतलब 1000 भी लग सकता है, 800 500 कुछ भी लग सकता है। में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years मतलब 2 साल तक के लिए हो सकता है, 2 साल के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। में एक्सटेंड मतलब 1 साल भी हो सकता है, 5 महीने 6 महीने भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड एंड आल्सो द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द ऑफेंडर। सेकेंड टाइम ऑफेंडर अगर है, यानी कि उसने हद पार कर दी भाई, अगर हद पार कर दी अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट भी वैसा ही मिलेगा। पनिशमेंट उस केस में, सेकेंड टाइम ऑफेंस के लिए केस में पनिशमेंट बढ़कर नॉट लेस देन
not less than 6 months but may extend to 5 years। भाई 5 साल तक का जेल। अगर सेकेंड टाइम ऑफेंस कर रहे हो इस एक्ट के अंडर, you are second time committing the offense, you are a subsequent offender under this act, you can be punished with not less than 6 months। 6 महीने से तो कम जेल नहीं होगा बाबू, लेकिन 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। 6 महीने से ज्यादा, 5 साल से कम, 4 साल तक का भी मिल सकता है भाई, 3 साल तक का भी मिल सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी एक्ट मत करना विच इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग अ वुमन, फंस जाओगे। ये इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं, 5 साल तक के लिए तो जेल जाओगे, जो कि 6 महीने से कम नहीं होगा। 6 महीने तो एटलीस्ट तुम्हें जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ फाइन भी दोगे। फाइन कितना दोगे? 10,000 से कम नहीं, 10,000 से ज्यादा ही दोगे, लेकिन जो कि एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख तक। अब सेकेंड टाइम ऑफेंस अगर किए हो, 6 महीने से कम तो जेल नहीं जाओगे, 6 महीने से ज्यादा जाओगे, बट विच में एक्सटेंड टू 5 साल, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है भाई। उसके साथ साथ फाइन भरोगे, 10,000 से कम नहीं, 10,000 से ज्यादा, लेकिन 1 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। यानी 10,000 से ज्यादा हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं। तो देख रेख करके अगर कोई भी एक्ट कर रहे हो विच इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग अ वुमन, you will be punishable under section 6 of this act। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए क्या पनिशमेंट है, मेरे पीछे पीछे दोहराओ। अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 2 इयर्स तक इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 2,000 तक का फाइन हो सकता है। सेकेंड टाइम ऑफेंडर है, सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है इस एक्ट के अंडर, तो फिर 6 महीने से कम नहीं होगा, विच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स इंप्रिजनमेंट। फाइन कितना लगेगा? 10,000 से कम नहीं होगा, विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। दिस वॉज अबाउट सेक्शन 6 पेनल्टी। अगर आप सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4 के प्रोविजंस को वायलेट करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए ये, सेकेंड टाइम ऑफेंडर के लिए ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 में हमने जाना कि कोई पर्सन अगर ऐसा ऑफेंस करता है इस एक्ट के अंदर, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। भाई वो इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहा था सेक्शन 6। सेक्शन 7 पता है किसके बारे में बात करता है? कंपनी के बारे में। कंपनी, न्यूज़पेपर कंपनी या फिर कोई अलग कंपनी, मैगजीन कंपनी, कुछ भी कंपनी, भाई कोई भी कंपनी पकड़ लो, कंपनी के द्वारा अगर ऑफेंस होता है, मैक्सिमम केसेस में कंपनी के द्वारा ही होता है। जैसे कि आपने कोई चीज न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया विच इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग अ वुमन, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो वहां पर कंपनी कर रहा है ऑफेंस, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं। कंपनी ने अगर ऑफेंस किया, देन उस कंपनी का जो भी मेंबर ऑफेंस किया होगा, जो भी मेंबर रिप्रेजेंट किया होगा वुमेन को इंडिसेंटली, उस मेंबर के साथ साथ कंपनी के सारे मेंबर्स लायबल होंगे। ऑल मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स कंपनी के लायबल होंगे। यानी कि सिर्फ वही मेंबर कंपनी का जो ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर, सिर्फ वही नहीं, उस कंपनी के बाकी जितने भी ऑफिसर्स या फिर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लायबल होंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ये सारे मेंबर्स के नॉलेज में था कि इस मेंबर ने कोई एक्ट किया है विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वुमन इंडिसेंटली। इनके नॉलेज में वो था, दे डिड नॉट ट्राई टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस। अगर ऐसा है देन दिस ऑल मेंबर्स विल बी लायबल अंडर दिस एक्ट। लेकिन इन मेंबर्स में से अगर किसी ने भी ये कोर्ट में प्रूव कर दिया कि नहीं, यहाँ पर इन मेंबर्स के नॉलेज में नहीं था कि दैट अदर मेंबर हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग अ वुमन, और वो ट्राई किए थे प्रिवेंट करने के लिए, ये अलग मेंबर जो है वो कोर्ट में बता रहे हैं कि दे आर नॉट लायबल फॉर दिस ऑफेंस, दे ट्राइड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस बट कुडंट, वो कर नहीं पाए, तो उस केस में ये मेंबर्स और लायबल नहीं होंगे। दे विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस, ओनली द पर्सन
who was involved in advertising or publishing something which is indecently representing a woman, that person shall be punishable under this act under section 7, being a member of the company. उसके साथ साथ अलग मेंबर्स जो प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में कि दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनके नॉलेज में ये नहीं था, दोज मेंबर्स विल आल्सो बी लायबल अलोंग विथ हिम. सपोज एक कंपनी का ए मेंबर है, ए ने कोई पब्लिकेशन किया, ए के साथ साथ बी, सी और डी भी कंपनी के मेंबर से ये सब भी लायबल होंगे. लेकिन अगर बी, सी, डी ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें, इनका कोई भी नॉलेज नहीं था इसमें कि ए ने कोई ऐसा एक्ट किया हुआ है, तो फिर दे विल नॉट बी लायबल, अगर कोर्ट में उन्होंने प्रूव कर दिया. लेकिन कोई ऐसा डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर या फिर एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी, अगर इनके कंसेंट के साथ ए ने एक्ट किया था, ए जो एक कंपनी का मेंबर था, दैट पर्सन ए हैज कमिटेड द एक्ट विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, विद द कंसेंट ऑफ मैनेजर ऑफ द कंपनी और विद द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ दैट कंपनी, such director, manager or other person shall also be liable along with A, with whose consent the act was committed. Clear? A के साथ साथ डायरेक्टर भी फंसेगा, मैनेजर भी अगर उसके साथ इन्वॉल्व है, कंसेंट दिया था तो फंसेगा. जिस केस में डायरेक्टर कंसेंट दे रहा है वहां पर डायरेक्टर, जहां पर डायरेक्टर नहीं है मैनेजर, मैनेजर जहां पर कोई भी नहीं है, अलग मेंबर के डायरेक्शन, अलग मेंबर के सुपरिंटेंडेंट के अंडर वो कंपनी चल रहा है, देन दैट मेंबर. क्लियर? सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 के अंडर पेनल्टी था नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए. सेक्शन 7 के अंडर अगर कंपनी ऑफेंस कर रहा है तो फिर कंपनी के जो मेंबर वो ऑफेंस किया होगा, वो मेंबर के साथ साथ अलग मेंबर्स भी जो कंपनी में इन्वॉल्व है वो भी लायबल होंगे ऑफेंस के लिए, एंड दे शैल बी अकॉर्डिंगली पनिश्ड अंडर सेक्शन 6. सेक्शन 6 में जो ऑफेंस था, जो पेनल्टी था, वही पेनल्टी सेक्शन 7 के केस में कंपनी के ऊपर भी लगेगा. लेकिन अगर कंपनी, एक्सेप्शन भी है, कंपनी ने अगर प्रूफ कर दिया कोर्ट में कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे वहां पर, तो उस केस में they will not be liable. Only that person who has represented the woman indecently through any publication or advertisement of that company will be liable. Clear? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेक्शन 6 और 7, पूरा का पूरा एक्ट ही इंपॉर्टेंट है. 10 सेक्शन है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा. भैया सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 में दिया गया है, अगर कोई ऑफेंस आप इस एक्ट के अंडर कर रहे हो तो उसका नेचर क्या होगा? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, क्या होगा उसका नेचर भाई? सेक्शन 8 के अंडर ऑफेंस अगर आप, सॉरी, इस एक्ट के अंडर अगर ऑफेंस कर रहे हो तो वो नेचर ऑफ द ऑफेंस दिया गया है सेक्शन 8 में. सेक्शन 8 बोल रहा है एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल. Not only cognizable, it will also be bailable. Cognizable and bailable. अभी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना what is cognizable offense and what are bailable offenses. अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. Cognizable offenses are those offenses in which a person can be arrested without the requirement of a warrant from the court. A police can arrest a person without a warrant. A police can conduct investigation of a case without a warrant in case of cognizable offense. इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट अ वारंट. कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अगर आप कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस कर रहे हो, IRW, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंडर, पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट करके ले जा सकते हैं. दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस यानी कि अगर भी आपको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस. यू हैव अ राइट ऑफ बेल. Bailable offense में bail is a matter of right, not a discretion of the court. Non-bailable offense के केस में bail is a discretion of the court. But bailable offense में it is your right to claim bail in the case. If you satisfy the conditions of the bail bond or bail. अगर आपने bail bond के conditions को satisfy कर लिया तो आप bail के लिए हकदार बन जाते हो. bailable offense में पुलिस cannot deny you the bail.
if you are satisfying the conditions of the bail bond in case of bailable offense. Bail is a matter of right. So under section 8, any offense which is committed under the act is a cognizable and bailable offense. पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अरेस्ट किया भी जाए तो यू हैव अ राइट टू बेल अंडर दिस एक्ट इफ यू आर सैटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड. इतना अगर आप सबका क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर कोई भी डाउट हुआ आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. सेक्शन 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पता रहना चाहिए. हम लोग सेक्शन 5 में हमने पढ़ा कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर करके सर्च कर सकते हैं. राइट राइट और नॉट? एंटर और सर्च करने का पावर उनको दिया गया है. अभी अगर कोई पर्सन आए उस गैजेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट कोई केस करे, कोई सूट करे, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उस गैजेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट लाए, तो वेदर दैट सूट, वेदर दैट केस और वेदर दैट लीगल प्रोसीडिंग विल बी मेंटेनेबल अगेंस्ट द गैजेटेड ऑफिसर? आंसर इज नो. गैजेटेड ऑफिसर को दे दिया गया है ये प्रिविलेज सेक्शन 9 के अंडर कि नो ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हु इज डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट shall be subject to any suit, any legal proceeding or any other case. कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी सूट या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स एक गैजेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट या फिर कोई ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गुड फेथ में कर रहा है, गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहा है, दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. सेक्शन 9 ये प्रिविलेज दे दिया है यहां पर ऑफिसर्स को. एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर? किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए. सेक्शन 9 के अंडर ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रिविलेज दिया गया है कि उनके अगेंस्ट कोई भी सूट लाए नहीं करेगा, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग लाए नहीं करेगा, कोई भी क्रिमिनल केस लाए नहीं करेगा इफ दे आर एक्टिंग अंडर गुड फेथ. गुड फेथ में अगर वो एक्ट कर रहे हैं. राइट? अभी मैं गैजेटेड ऑफिसर हूं, आई गॉट एन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्सन पोजेसिंग एनी article which is consisting of indecent representation of women. I entered into the premises of that person with a search warrant. Accordingly, I found nothing. That person instituted a suit against me for damages, for compensation. That person instituted a criminal case against me for trespass, whatever it is. No suit, no criminal proceeding, no legal proceeding shall lie against me in that case, because I have been given the privilege under section 9 of this act that if I am acting in good faith, no suit or proceeding shall lie against me. Clear? सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बोल देता हूं. सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर टू रेगुलेट rules relating to search and seizure, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है वो सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स को रेगुलेट कर सकते हैं रिलेटिंग टू व्हाट, ना कैसे चीजों को सर्च और सीज किया जाए. अगर सर्च एंड सीजर से जो चीज आप ले रहे हो, सर्च कर रहे हो, सीज कर रहे हो, उसका एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाए. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक प्रिपेयर करेंगे सर्च एंड सीजर जो चीज को सीज किया गया है. ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर किया है सर्च एंड सीजर के दौरान, वो उसका एक
डॉक्यूमेंट बनाकर आप उस पर्सन को डिलीवर करेंगे जिस पर्सन के पोजीशन से आप वो थिंग को, वो आर्टिकल को आपने सीज किया हुआ है। सीआरपीसी में प्रोविजन है, कौन से प्रोविजन में दिया गया ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, कि जब सर्च करके एक चीज को कोई सीज किया जाता है, सर्च एंड सीज किया जाता है, जो चीज सीज किया गया होगा उसका एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। वो लिस्ट प्रिपेयर कर कर उस पर्सन को दिया जाता है जिस पर्सन के पोजीशन में वो आर्टिकल था, जिस आर्टिकल को सीज किया गया है। वो पर्सन को पता रहेगा कि ये चीज आपके पोजीशन से सीज किया गया है। वो सर्च एंड सीजन करने के दौरान पूरे प्रोसीजर को रिकॉर्डिंग किया जाता है प्रेफरेबली थ्रू मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये प्रोविजन दिया गया हमारे बीएनएसएस में। कहां पर दिया गया ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है भाई, मैं मूर्ख हूं। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, पूरा का पूरा एक्ट खत्म होता है। IIW इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 इज ओवर, कंसिस्टिंग ऑफ 10 सेक्शंस। हमने आज के सेशन में क्या क्या जाना, एक थॉरो रिव्यू, एक थॉरो रिवीजन करते हैं। इस एक्ट को हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 बोलते हैं। ये एक्ट एनेक्टमेंट में आया 23 दिसंबर 1986। एनफोर्समेंट हुआ इस एक्ट का 2 अक्टूबर 1987 में। ये एक्ट एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया को। इस एक्ट का प्रियम्बल ये कहता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग एनी वुमन थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स or through any other document or by any visible representation, whatever it is। इस एक्ट में हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में जाने। डेफिनेशंस में हम लोग जाने कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किस तरीके से किया जा सकता है। बाय एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिफाइन किया गया है क्लॉज ए में। बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सैंपल वेदर फ्री ऑफ कॉस्ट और अदरवाइज डिफाइन किया गया है क्लॉज बी में। सी में खुद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिफाइन किया गया है। इफ यू आर डिपिक्टिंग द फिगर और एनी बॉडी पार्ट ऑफ अ वुमन इन सच अ वे which is giving effect to indecently representing such women, or which is affecting the morals of the society, which is in derogation or denigrating the feelings of that woman, it is said to constitute indecent representation of woman। सिमिलरली हम लोग जाने लेबल का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी पैकेज में आपने कोई भी ऐसा सिंबल या फिर साइन या फिर मार्क या फिर स्टैम्प ऐसा कुछ अफिक्स किया हुआ है या फिर कुछ राइटिंग अफिक्स किया हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का ऑफेंस हो रहा है, देन दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। पैकेजिंग यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है भाई बॉक्स, टिन, एनी अदर कंटेनर और एनी अदर लाइक, राइट। इतना हम लोगों ने इस एक्ट के अंदर डेफिनेशंस के बारे में जाना। सेक्शन 3 में हमने जाना प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में रिलेटिंग टू एनीथिंग कंसिस्टिंग ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, कोई भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जहां पर कोई भी चीज पब्लिश किया जा रहा है या फिर उसका एग्जीबिशन हो रहा है which is consisting of any indecent representation of women, otherwise you will be liable under this act and you will be punished also। section 4 में बोल रहा है prohibition of publication or sending through any posts anything which consists of indecent representation of women। आप कोई भी चीज पोस्ट के द्वारा या फिर कोई भी राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर, ड्राइंग, लेबल, रैपर, कुछ भी चीज या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, सॉरी पब्लिश नहीं कर सकते। या फिर कोई भी सेक्शन 4 के अंडर एक्सेप्शंस हमने जाना कि कोई भी चीज अगर एंग्रेव या फिर स्कल्पचर या फिर पेंट किया गया है कोई भी टेम्पल में या फिर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर नॉलेजेबल पर्पस, साइंस, आर्ट या फिर लिटरेचर के लिए, या फिर कोई भी कार में जिसको यूज किया जाता है फॉर द कन्वेंस ऑफ द आइडल्स और फॉर रिलीजियस पर्पस, या फिर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट में उसको एंग्रेव या फिर स्कल्पचर या फिर पेंट किया गया है व्हिच कम्स अंडर योर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, तो वहां पर वो ऑफेंस नहीं होगा। दीज आर द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 4। सेक्शन 5 में हमने जाना कि गैजेटेड ऑफिसर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अगर वो उनको पावर दिया गया है कि दे कैन एंटर एंड सर्च for anything and seize accordingly any article which consists of any indecent representation of women, but such gazetted officers cannot enter into the private premises of any person without a search warrant according to section 94 of CRPC। उसके बाद हमने सेक्शन 6 में पेनल्टी के बारे में जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, पहली बार आपने ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंडर, देन यू विल बी लायबल टू
imprisonment which may extend to 2 years and a fine which may extend to rupees 2000. अगर आप subsequent offender हैं, second time आपने offense किया हुआ है, then you will be liable to an imprisonment which may extend to 5 years but which shall not be less than 6 months, and also a fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to rupees 1 lakh. सेक्शन 7 में हमने जाना कंपनी के बारे में कि एन ऑफेंस कैन बी कमिटेड बाय अ कंपनी अंडर दिस एक्ट आल्सो. अगर कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी यहाँ पर ऑफेंस करता है इस एक्ट के अंदर, अदर मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी शैल आल्सो बी लायबल अकॉर्डिंगली. अगर उन मेंबर्स का भी वहां पर कोऑर्डिनेशन था, वहां पर उनका नॉलेज था कि ऑफेंस किया जा रहा है, वहां पर उनका कोई भी एक्ट नहीं था प्रिवेंट करने के लिए कि यहाँ पर वो ऑफेंस प्रिवेंट हो जाए, देन दे ऑल विल बी लायबल. लेकिन अगर कोई भी मेंबर यहाँ पर दिखा देता है, कोर्ट में प्रूव कर देता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस मेंबर पर लाया करेगा कि वहां पर वो कैसे लायबल नहीं है इस एक्ट के अंदर, उसको प्रूव करना पड़ेगा. लाइक दैट पर्सन डिड नॉट हैव द नॉलेज कि यहाँ पर एक ऑफेंस हो रहा है इस एक्ट के अंदर, दैट पर्सन also tried to prevent the commission of the offense under this act, so that person will not be liable. Similarly, अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का या फिर कोई मैनेजर है कंपनी का जिसके कंसेंट लेकर आपने कोई एक्ट किया हुआ है, मेंबर ऑफ द कंपनी ने कोई एक्ट किया है यहाँ पर, दैट डायरेक्टर एंड मैनेजर शैल आल्सो बी लायबल अंडर दिस एक्ट. क्लियर? सेक्शन 8 में हम लोगों ने क्या जाना, 8 में बोल रहा है कि जो भी ऑफेंस इस एक्ट के अंडर हो रहा है उसका नेचर क्या होगा. इट विल बी कॉग्निजेबल एज वेल एज बेलेबल. कॉग्निजेबल मतलब पुलिस आपको आकर अरेस्ट करके ले जा सकता है विदाउट एनी वारंट, पुलिस कंडक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशंस विदाउट एनी वारंट. बेलेबल लेकिन है, यानी कि यू हैव अ राइट टू बेल इन दिस केस. आप बेल के लिए पूछ सकते हो. बेल इज अ मैटर ऑफ राइट इफ यू आर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड. क्लियर? सेक्शन 9 में हम लोग जाने कि कोई भी ऑफिसर जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक्ट कर रहा है गुड फेथ में इस एक्ट के अंडर, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंडर, दैट ऑफिसर विल नॉट बी लायबल टू एनी सूट or proceeding. Any suit or proceeding or legal proceeding will not be initiated against such officer. ये प्रिविलेज दिया गया है सेक्शन 9 के अंदर. सेक्शन 10 के अंदर हमने जान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स रेगुलेट कर सकते हैं रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर मेथड, रिलेटिंग टू एनीथिंग व्हिच इज सर्च एंड सीज्ड, and preparing list of those things which have been seized and deliver it to the person in whose possession those things consisting of indecent representation of women has been found. ये सब दिया गया है इस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर. दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आरजेएस. आरजेएस में इससे 2 क्वेश्चंस तो पकड़ के चलो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आ सकता है. 2 नहीं तो 1 तो आएगा ही आएगा, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हो इस एक्ट के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई वहां पर दे दूंगा आपको. थैंक यू.